अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब हाउस से लाइव विद आदिल शाहजेब के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको हम खैर मकदम कहेंगे। और आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं गवर्नर पंजाब जनाब सुल्तान सलीम हैदर खान साहब। गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, खैरियत से हैं आप? जी। अच्छा, गुफ्तगू तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी पे भी हम बात करेंगे और बाकी मामलात पे भी करेंगे। पहले जो एक अहम मामला था और आप उस पर हमारे शो में बड़े खुल के आप बोले भी थे, हतक इज़्ज़त बिल वाला जो मामला था, आपने कहा उसकी कमेटी बनेगी, उसे रिव्यू होना चाहिए। फिर आप गैर मुल्की दौरे पे चले गए और वो बिल कानून बन गया। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि आपको भी पता है, जैसे मैंने कहा, वो बिल मेरे पास आया था, वो काफ़ी 10-12 दिन मेरे पास पड़ा रहा। उसमें मेरी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट से रब्ता भी हुआ, स्पीकर साहब से भी और सीएम ऑफिस में भी और आपकी एक्शन कमेटी से भी जी। तो मैं ये समझता था कि 2-3 शिकों पे टोटल जो है वो डेड लॉक है, और वो डेड लॉक भी नहीं है, थोड़े उसमें राय है, एक्शन कमेटी की अपनी राय है, गवर्नमेंट की अपनी राय है, और अगर ये बैठ के करें तो मेरा ख्याल है मसला हल हो सकता है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में गालबन यही कहा था और मुझसे ये कहा भी गया कि इंशाल्लाह उस पर हम करते हैं। मैं ये हफ्ते को गालबन में गया हूँ, मेरा ये विजिट जो है 26 से प्लान था। अच्छा। तो मैंने उसको लेट किया, तो हफ्ते को मैं गया हूँ तो मुझे ये बताया गया था कि मंडे को एक्शन कमेटी की, हफ्ते को गया हूँ या इतवार को, मैं अब मिक्स कर रहा हूँ, सही नहीं, कि मंडे को जो है वो एक्शन कमेटी की और हुकूमती जो कमेटी है उसकी मीटिंग है और उसमें बैठ के जो है वो इसको डिसाइड करना है। अच्छा। तो वो जो मेरी बात थी, मैं तो उस पर फिर सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है, ये आपस में बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसका वे आउट निकल आएगा। लेकिन फिर जो है वो मेरे बाद वो बिल पास हो गया। मैंने अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश की कि इसको बातचीत से हल किया जाए और कंसेंसस से हल किया जाए, और मेरी दोनों साइडें से जो मैंने बात की, मेरा ये तजर्बा था, क्योंकि मैं देहाती बैकग्राउंड का बंदा हूँ और मेरे एरिए में लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा जिरगे और बिठा के चीज़ों को जो है वो बहुत बड़े बड़े 302 के केसेस जो हैं वो भी हम लोग जो है वो आपस में बैठ के उनको हल कर लेते हैं। तो मेरा ये तजर्बा था, जो बातें मैंने सुनी कि कोई इतना लंबा इशू नहीं था, इसने हल हो जाना था। लेकिन आज भी मेरी ये राय है कि ये मिस मैनेजमेंट हुई है और इसको जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं हुआ, ये उस तरह से नहीं हुआ। और दूसरा, आपकी गैर मौजूदगी में बिल को इस तरह से मंजूर करा लेने तो ऐसा था कि बहुत जल्दबाजी में किया गया, आपका इंतज़ार किया जा सकता था। मेरा इंतज़ार किया जाता तो फिर यकीनन मैं उसे दोबारा फिर भेजता उनके पास वापस, और क्योंकि मेरी बातचीत चल रही थी दोनों साइडों पे, तो इस वजह से मैंने बिल को रोका हुआ था, उस पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। पार्टी पॉलिसी भी हमारी यही थी कि इस बिल को जो है वो हमने कंसेंसस से अगर हल हो तो उस तरफ जाना है, और अगर उस तरह हल ना हो तो फिर हम किसी तरह भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल की फेवर में नहीं है। तो इस वजह से वो था, लेकिन बदकिस्मती से वो हल नहीं हो सका। मैं आज भी कहता हूँ कि कोई उसमें इतना इशू नहीं था और वो हल हो सकता था दोनों साइडों से। मैंने आपने आके कोई थोड़ा बहुत एहतजाज रिकॉर्ड किया कि यार ऐसा तो नहीं होता कि अगर मैं चला गया और आप पीछे से इस तरह से बिल मंजूर कर लें? जी, मैंने फ़ोन किया था, मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, और अभी वापस जाके फिर मैं इसको मैंने कोशिश और करनी है इस पे। कामयाब हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और खुदा ना खास्ता नाकाम होगी तो फिर जो कुछ है ये तो है ही है। ठीक। अच्छा, आपने हमारे इंटरव्यू में ये कहा था कि इस पर आखिरी फैसला बिलावल साहब करेंगे। तो बिलावल साहब आपके चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं, उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि यार आप चले गए और पीछे से उन्होंने बिल मंजूर कर लिया? देखें, बिलावल साहब के फैसले पे तो बात फिर आ नहीं ना। बिलावल साहब ने तो फैसला पहले कर दिया था कि या तो इसको बैठ के करें, नहीं तो जैसे मैंने आपको कहा कि पीपल्स पार्टी का इस पे वाज़ह मौक़िफ़ है। असम्बली में भी पीपल्स पार्टी ने कोई बिल की सपोर्ट नहीं की, बल्कि वो चैम्बर में जाके बैठे रहे। उन्होंने असम्बली इजलास का बाईकाट किया। मेरे पास भी आया तो मैंने उस पर कोई उसको प्रोसेस नहीं किया, बल्कि मैंने कोशिश की कि राब्ते जो है वो दूसरी साइड से भी करके और बिठा के बातचीत की जाए और इस मसले को हल किया जाए। तो अब हमें ये तवक्को नहीं थी कि उस पर साइन जो है वो हो जाएंगे, क्यों हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि एक चीज़ जब
इन प्रिंसिपली तकरीबन डिसाइड हो चुकी है कि हमने फिर बैठना है, तो फिर उसके बाद तो फिर बैठना बनता था। बैठने के बाद अगर खुदा ना खास्ता वो उस बैठक के बाद भी मसला हल ना होता तो फिर अगर कोई एक्शन लिया जाता तो वो फिर बात और थी। ठीक, तो लेकिन वो जो है वो सिटिंग नहीं हो सकी। किस वजह से नहीं हो सकी, अब ये तो फिर लाहौर जाएंगे देखेंगे। तो कायम मकाम गवर्नर साहब जो थे मलिक अहमद खान साहब, उनसे आपकी हुई बात जब आप वापस आए? नहीं, वापस मैं रात को आया हूँ 3 बजे। अच्छा, तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। कल मैं इंशाल्लाह लाहौर जाऊंगा और जाते ही इंशाल्लाह उनसे मेरी मीटिंग होगी, कंसल्टेशन आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल करें। होगी। अच्छा गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है भी और नहीं भी, काबीना में नहीं शामिल, लेकिन इधर कौमी असम्बली में भी इसी तरह है, सूबाई असम्बली में भी इसी तरह है। गिले शिकवे हैं कि जी देखें अब बजट पे भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अब पंजाब असम्बली का जो बजट वगैरह है, क्या वहाँ मामलात पर कंसल्टेशन हो रही है आपकी पार्टी से? देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल गैर मशरूत सपोर्ट कर रही है और सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। और ये जो मौजूदा एक बनी है गवर्नमेंट, इसको इस वजह से सपोर्ट कर रही है कि पीपल्स पार्टी के ख्याल में इस सिस्टम को चलना चाहिए और इसके अलावा मुल्क के लिए और ऑप्शन कोई बचता नहीं है। तो पीपल्स पार्टी इस वजह से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट में इस वजह से शामिल नहीं हो रही कि कल ये ना हो कि वो कहें कि ये कोलेशन पार्टनर थे, इन्होंने हमें अपनी मर्जी से काम नहीं करने दिया। तो पीपल्स पार्टी तो गैर मशरूत सपोर्ट कर रही है और मुल्क के लिए कर रही है, अपनी सियासत को ईमानदारी से कुर्बान कर रही है, लेकिन मुल्की मफाद में जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रही है। दूसरी बात आपने की अभी बजट के हवाले से, आज पीपल्स पार्टी का गिला शिकवा आया, कल आया, पंजाब में भी मैं भी जो वहाँ पे देख रहा हूँ, अभी ये देखें इस हद तक के इज्जत बिल के हवाले से भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई पंजाब असम्बली में। हमारे जो MPs थे उनको तब पता चला या अब ये बिल असम्बली में आ गया तो वो तो उन्होंने अक्लमंदी से काम लिया और वो चैम्बर में चले गए, वरना वो अनजाने में बैठे रहते तो आज हम भी उसमें जो है वो बराबर के शरीक हो जाते। तो जिस तरीके से एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए या जिस तरह हमारे जो मामलात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, उस तरह सिस्टम जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह नहीं बना। एक कमेटी बनी थी पंजाब के लेवल पे, अच्छा, उस कमेटी की 2-3 मीटिंग्स भी हुई, लेकिन मुझे उसमें जिस तरीके से, जिस अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट के साथ चलना चाहती है और पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा जो है वो गैर जिम्मेदाराना मुतालबा भी नहीं है, बल्कि कोई मुतालबा है ही नहीं। तो इसके बावजूद अगर देखें कि पंजाब असम्बली में उस बिल के हवाले से, नेशनल असम्बली में बजट के हवाले से गिले शिकवे आपके सामने आ रहे हैं, पार्टी क़यादत के बिलावल साहब के आ रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो हमारे MNAs हैं उन्होंने जो गिले शिकवे किए, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को इस पे सोचना चाहिए और उनके जो जिम्मेदारान हैं, जो मेरी तरह के जो है वो मुतदिल लोग हैं और जो चाहते हैं कि दोनों पार्टियां जो है मिल के चलें, तो उन्हें इसमें किरदार अदा करना चाहिए और इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अच्छा, इसका आपको क्या पंजाब में सियासी नुकसान नहीं होगा? देखें, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो है काफ़ी अरसे से 10-15 सालों से कोशिशें हो रही हैं कि पंजाब में किसी तरह रिवाइवल हो जाए और काफ़ी अरसे बाद गवर्नर पंजाब जो है पीपल्स पार्टी का एक कारकुन वहाँ पर बैठा, लेकिन इस सूरत हाल में आप अपनी पार्टी को क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे आगे? क्योंकि आपका कारकुन कल को आपको यही कहेगा कि आप इस गवर्नमेंट को 5 साल सपोर्ट करते रहे, लेकिन अपनी पार्टी का जो है वो आपने सत्यानाश कर दिया। बात आदिल साहब बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन अब देखें ना, ऑप्शन कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर इस सिस्टम की सपोर्ट ना करे तो क्या करे? आपके सामने इस इलेक्शन का रिजल्ट था, PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तीनों मेन पार्टियां थी, तीनों में से कोई अकेला भी ये गवर्नमेंट बना नहीं सकती और PTI जो है वो किसी से मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑप्शन बचता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ही था। और अगर ये गवर्नमेंट ना बनती तो अगला हल फिर ये था कि 3 महीने बाद फिर दोबारा इलेक्शन होते। और मुल्क की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि मुल्क जो है वो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या बार बार इलेक्शन का मुतमिल नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है कोई इतनी आसानी से नहीं हो जाते।
और जब गरीब लोगों के लिए गरीब लोगों के पास खाने के लिए रोटी ही नहीं है और हम उनके टैक्सेस का अरबों रुपया फिर इलेक्शन पे 3 महीने बाद लगा दें और इकानमी में कुछ जो सिग्नल्स अब बेहतर आने शुरू हो गए हैं वो सिग्नल्स फिर उधर नेगेटिव पे चले जाएं तो मेरा ख्याल है ये मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए पीपल्स पार्टी तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान ज़रूर होगा और हो रहा है। और पीपल्स पार्टी की जो रिवाइवल है उसमें ज़रूर इस चीज़ का जो है वो हिस्सा शामिल होगा और उस रिवाइवल में मुश्किलात होंगी। लेकिन जब मुल्की मफाद में आप सोचें, जब हालात को आप देखें, जब अपने मुल्क के लिए सोचें तो फिर आपको ये कुर्बानी देना पड़ती है और ये कुर्बानी देती भी सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी कोई पार्टी नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है आपकी? देखिए अभी बहुत शुरू के दिन है, वज़ीर आला साहिबा से अच्छी है, मामलात ज़ाहरी तौर पे ठीक हैं और जो है वो इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है उस पर चल रहे हैं। मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश है और उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस था। अच्छा, 100 दिन तकरीबन गवर्नमेंट को हो गए हैं और ऑप्टिक्स ऐसी हैं कि उनकी जो कारकर्दगी अभी तक रही है वो नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर भी, अदरवाइज भी। आप समझते हैं कि कारकर्दगी मज़ीद बेहतर उन्हें बनानी चाहिए या जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं? देखिए बात यह है ना कि कोई चीज़ भी जो है ना वो एक जो पॉलिटिकल वर्कर है या जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और जो मुल्क के लिए हमने करना है, इस पे हम किसी जगह पे रुक नहीं सकते। हमारे हालात ऐसे हैं कि कोई भी कहे, चीफ मिनिस्टर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या मैं हूँ या कोई सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, कि ये मेरी जहाँ तक 100 दिनों में मैंने किया ये मेरी बड़ी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है और मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है और जो मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि किसी चीज़ पे रुका ना जाए, बल्कि दिन रात 24 घंटों में से 20 घंटे काम करके इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि अब ये रूटीन वर्क जो है इससे मामलात बेहतर होने वाले नहीं। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गवर्नर पंजाब से ये खुसूसी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब में आपका खैर मकदम है और आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं गवर्नर पंजाब। गवर्नर साहब, मुल्क के लिए कुछ किया जाए, लेकिन इस एक जो बड़ा मसला है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, एक डेडलॉक सियासी मौजूद है, तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी की सूरत में मौजूद है, क्या किया, वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब देखिए, मुज़ाकरात के बगैर तो मामला आगे जाएगा नहीं, चाहे हम मरकज़ की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। पिछले 1.5-2 सालों से जो हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है हम मईशत पर भी देख रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो माशी तौर पे मुल्क जो है वो मजबूत नहीं होगा, इकानमी स्टेबल नहीं होगी किसी सूरत में भी, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसमें जो पीपल्स पार्टी का किरदार है बड़ा मुस्बत है, नून लीग का भी मुस्बत किरदार है। अब जहाँ पे डेडलॉक आ जाता है वो उस जगह पे आता है कि आप इस पे आप भी गौर करें मैं भी करूं, तो इसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आता कि एक बंदा बस इसी पे अड़ा हुआ हो कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही हरफ आखिर है। और सोच इस पे देख लें कि अगर आप कहें कि मोदी से मैं मिल लूँगा, लेकिन जो आपने पाकिस्तान के लीडरशिप है या कोई पाकिस्तानी है उनसे हाथ मिलाना मुनासिब नहीं है, और मुज़ाकरात फ़लाँ से करूँगा, हुकूमत से नहीं करूँगा, फ़लाँ से नहीं करूँगा, तो इसका कोई हल मुझे फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आता कि आप किस तरह पीटीआई की जो क़यादत है और इमरान खान ख़ासकर, अब नीचे जो लोग हैं ना वो सामने तो उन्होंने ज़ाहिर है खान साहब की पॉलिसी को उसी पे चलना है और उस पर उन्होंने स्टैंड लेना है, असम्बली में आके उन्होंने तकरीरें भी करनी है और उन्होंने बिल्कुल उसको ठीक भी कहना है। लेकिन निजी महफिल्स में अगर आप उनके साथ बैठें तो उनकी सुने तो उनकी राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। वो लोग ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए, और ख़ान साहब के लिए भी इसके अलावा कोई हल नहीं है। उनकी बचत का एक ही खाना है कि वो मुज़ाकरात करें, वो बातचीत करें और बातचीत से अपने रास्ते निकालें। देखिए, सियासी जमातें गवर्नर साहब मुज़ाकरात अगर नहीं करेंगी तो फिर मामला इसी तरह ये डेडलॉक रहेगा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन उनका बड़ा एक सख्त किला है कि हमारा मैंडेट पंजाब में भी चोरी हुआ,
और नेशनल असम्बली में भी, और उनकी सीटें तो खैर वो जितने भी वो कहते हैं, तो पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ये माना जाए कि चोरी हुई है और इलेक्शन में धांधली हुई है, फिर देखिए अभी उस पर थोड़ा आगे काम चला है और मेरे ख्याल में ये स्लो है, मैं इसको इस तरह नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। जिस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हो सकते और आप ये तवक्को करें कि मुल्क ठीक हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। या तो आप ये निज़ाम ही छोड़ देना, इस इलेक्शन को छोड़ दें कि आप जब से इलेक्शन करा रहे हैं तो ये कभी हुआ ही नहीं है कि जो उस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहें कि नहीं जी ये इलेक्शन ठीक हुआ है, कभी किसी ने नहीं कहा। तो अगर गलत हुआ है, पीछे 18 में यही कुछ हुआ तो बाकी पार्टियां पीटती रहीं और डंडे के जोर पे बस वही चलता रहा कि जो हमने कर दिया है बस यही है, तो उससे कोई अच्छा तो नहीं हुआ ना मुल्क के लिए। तो अभी अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी धांधली हो गई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है, तो जो एक आपका सिस्टम है उसको चलाएं आगे, ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव करें, उन्हें कहें कि अपना वो जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, 3 महीने का या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है और अल्लाह के फजलो करम से 5 साल वहाँ पे चलाते हैं इन इलेक्शन केसेस को। 5 साल वो अपनी तनख्वाह भी लेते हैं और लोग बेचारे जलील हो जाते हैं। जो मैंने तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने देखा है जो बेचारा 7 वोटों से हारा हुआ होता है, वो 5 साल उसी जलालत में सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, 5 साल बाद नए इलेक्शन आ जाते हैं, उसको 7 वोटों का फैसला नहीं होता। तो ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव किया जाए, उनको जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उसके अंदर वो फैसले करें। और अगर खान साहब कहते हैं कि गलत हुआ है तो 40-50 हल्कों को खोलें और जहां पे अगर कोई गड़बड़ हुई है उसके री इलेक्शन कराएं और चीजों को ठीक करें। ये तो हुकूमत को करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं है कि हुकूमत कहे कि नहीं उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल ठीक है, जो हो गया है वो सारा ठीक है। अगर ठीक भी हुआ है तो कम से कम उनको सामने ला के उनको एक्सपोज तो करें ना आप। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है किसी जगह पे भी तो उन चीजों को एड्रेस करें। यानी आप ये कह रहे हैं अगर 40-50 हल्के हैं उनका दावा है उसे खोला जाए और उसमें गड़बड़ है तो री इलेक्शन कराया जाए, बिल्कुल कराया जाए। इसके अलावा और क्या है, आपने मुल्क को ठीक करना है ना, या सिर्फ आपस में जिद लगानी है एक दूसरे को जज करने के लिए कि 18 में वो करते रहे अब 24 में आप शुरू हो जाएं और ये मुल्क बेचारा जो है ये फिर इसी तरह रुलता रहे। ऐसे तो नहीं कर... देखिए ना, इसका मतलब 24 का इलेक्शन भी शफाफ तो नहीं थे ना फिर उस तरह। देखें अब उसको मैं शफाफ या वो तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे गिले शिकवे तो है ना। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं उनका गिला शिकवा है, फजल रहमान साहब का गिला शिकवा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनकी जो नाराजगी है या उनका ये है कि यहाँ पे ये खराबियां हुई हैं तो उनको देखा जाए, क्यों ना देखा जाए, और मेरिट पे उनके फैसले किए जाएं। और जहाँ पे अगर हुई है गड़बड़, इस पाकिस्तान में होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन में हुई या नहीं हुई, दोनों सूरतों में, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है सब कुछ चलता है, तो वहाँ पे री इलेक्शन कराएं, दोबारा देख लें। अभी भी तो ज़िमनी इलेक्शन हुई है ना, उनका रिजल्ट आया है ना। ज़िमनी इलेक्शन पे तो किसी ने नहीं कहा, वो तो एक रूटीन में हो गया ना। रूटीन मैटर तो होता है, जो हारता है वो कहता है जी बहुत बड़ी धांधली हो गई मेरे साथ, लेकिन उस धांधली का कोई सबूत भी तो सामने आना चाहिए। मेरे ज़ाती राय में जो ज़िमनी इलेक्शन हुई हैं उनमें रूटीन में पीटीआई ने बयानबाजी कर दिया है, वरना उनके लिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्री पोल रिगिंग जो है वो जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे होती है, जो पावर में होता है वो। अभी इंडिया में इलेक्शन हुई है, वहां भी प्री पोल रिगिंग हुई, मोदी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी मर्जी का रगड़ा वगड़ा लगाया, उससे जरूर वो भी ज्यादती है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जब पोलिंग वाले दिन या कंपेन के दौरान लोग ये कहें कि जी मेरे लोगों को उठा लिया गया, मेरे नोटेबल जो है उनको उठा लिया गया, या मेरे रिजल्ट को चेंज कर दिया गया कि फॉर्म 47 पे और लिख दिया गया, फॉर्म 45 पे और था, या मेरे पास जो फॉर्म 45 है उन पे रिजल्ट और है और जो गवर्नमेंट के फॉर्म फोन का रिजल्ट और है, तो फिर उनको चेक किया जाना चाहिए ना। तो देखिए ना, इसमें सिर्फ एग्जांपल अगर इस्लामाबाद की 3 सीटों के, वो बड़ा क्लियर कट वहाँ पर एक मामला है 45 और 47 वाला, तो कम से कम जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो तो सॉर्ट आउट कर ली जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो उसी टाइम होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन क्यों उनको भेजता रहा ट्रिब्यूनल में? ये तो इलेक्शन कमीशन देखे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 को कंपेल करना था आपस में, तो ये तो उसी वक्त होना चाहिए था, और उसी वक्त हो जाता तो किसी का गिला शिकवा ही ना होता। 5-10 हल्कों में
आप इनको क्लियर कर तो देते वैसे तो आज ये लतीफा मामला भी ही ना बन गया, मतलब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप 45 वाले सहाफी हैं कि 47 वाले, और आपसे पूछेंगे आप गवर्नर 45 वाले हैं कि ये तो फिर देखे ना, बातें आगे चलती है ना। जी जी जी। लोग तो फिर उसको, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको करते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से, ईमानदारी से मेरी ये राय है, बल्कि मैं इस पे बड़ा स्ट्रांग मेरा है कि कम से कम इस मुल्क में ना कोई ऐसा निज़ाम तो बना दें कि कम से कम इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हो जाए ना। तो इसके लिए देखें, लेकिन एग्री तो आप बड़ी जो जमातें हैं तीन, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, कुछ तो आप लोगों को भी कुछ नहीं, सारा हमें करना है। ये सारी जो है ना जी, देखें 18 के इलेक्शन में अगर हुआ, 24 के इलेक्शन पे गिले शिकवे हुए, नाराजगियां हुई, 13 के इलेक्शन में हुआ, तो वो सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे है। ये असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, तो जब हम आपस में बात ही नहीं करना चाह रहे तो हम कैसे ठीक करेंगे इसको? ठीक, कम से कम किसी एक पॉइंट पे तो बैठ जाएं, कोई ऐसा तरीका तो बना दें इस असेंबली में बैठ के कि कम से कम फिर कभी एक रोए, कभी दूसरा रोए, कभी तीसरा रोए, वो रोना तो बंद हो, या तीनों इकट्ठे रोएं या तीनों इकट्ठे खुश होकर बैठे। मुझे गवर्नर साहब एक बात बता, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। हमें अपने खर्चे वगैरह भी काफ़ी कम करने, जो हमारे आइनी ओहदे हैं, एक अभी आपके पास सदर मुमलिकत हैं, चले वो तो समझ आती है। क्या गवर्नर का किरदार जो है वो इतना अहम है कि उसे कायम रहना चाहिए या गवर्नर के किरदार को बढ़ाना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जिस तरह ये आइनी तौर पे गवर्नर बैठता है जी, ये तो एक लंबे अरसे से ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है। और मेरे ख्याल में गवर्नर का जो है वो ओहदे के बगैर जो है वो सूबाई गवर्नमेंट जो है उस तरीके से नहीं चल सकती। और ये ज़रूर है कि गवर्नर को सिर्फ हाथ पांव बांध के उधर नहीं बिठाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पल्ले भी होना चाहिए। एक तो बिल से जो कानून बनता है उसमें गवर्नर साहब का किरदार होता है, लेकिन अगर ऐसे किया जाए कि गवर्नर बाहर निकल जाए पीछे से कानून नहीं, उसमें देखे ना आपकी दो राय हो सकती है ना जी। एक तो ये किरदार जो आपने किया कि 15 दिन पहले, फिर 10 दिन, 25 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो कानून बन गया, एक राय। दूसरे बहुत सारे ऐसे बिल्स आते हैं जिनमें हम जो है वो लिख के भेजते हैं कि इसमें फलां 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 ये चीजें जो हैं इनको ठीक किया जाए, और उनको दोबारा ठीक करके भेजा जाता है। वो तो एक अच्छा तरीका है। दूसरा ये है कि वो दूसरी साइड से आप कहेंगे कि पार्लिमानी गवर्नमेंट है और असेंबली ने उसे पास किया है, अक्सरियत की राय है कि ये ठीक है, तो फिर गवर्नर एक वन मैन शो है, उसका क्या हक बनता है कि वो कहे जी कि आपका ये कानून जो है इसमें सुकम है। तो ये एक फिर डिबेट वाली बात है। इस पे फिर आइनी तौर पे जो आइनी माहिरीन है वो बैठ के उस पर डिस्कस कर सकते हैं और उसका कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जो हमारे इलेक्टेबल हैं, जो असेंबली में बैठे हुए हैं, उनकी ताकत पे भी फर्क ना आए और गवर्नर बेचारे की भी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। ठीक, गवर्नर साहब एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जिसके बाद गवर्नर पंजाब से ये खुसूसी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पंजाब हाउस में मौजूद है और गवर्नर पंजाब जनाब सुल्तान सलीम हैदर खान साहब आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं। गवर्नर साहब, पीपल्स पार्टी की रिवाइवल पे दोबारा आएंगे, पंजाब में हर्डल्स क्या है और आप क्या समझ, देखिए पिछले 10-15 साल पहले अगर थोड़ा सा चले जाए ना तो मुकाबला ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में होता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि नून लीग के साथ कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी और वहां से डेंट पड़ना शुरू हुई पीपल्स पार्टी को। इस वक्त जो है पंजाब का खुसूसन जो यूथ है, जो वोटर है, उससे क्यों पीपल्स पार्टी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रही? बिल्कुल, आप एक तो इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है, बड़ी कहें या एक वजह आप उसको कहें, कि एक लंबा अरसा हो गया कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आई। बल्कि लंबा अरसा क्या हो गया, जब से पीपल्स पार्टी बनी है भुट्टो साहब के टाइम पे जो है वो आई थी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। एक वो कोलिशन हैदर वाइन साहब के साथ, वो कोलिशन तो ऐसे ही था ना जैसा अभी कोलिशन है। वो एक फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर नहीं आया हमारा। तो सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि लोगों के, पंजाब के लोगों के जहन में ये बात आ गई है
कि जी पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे मामलात जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट से होते हैं, वफाकी गवर्नमेंट से बहुत कम मामलात होते हैं आपके। तो एक तो लोगों के जहन में ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो गवर्नमेंट में आना नहीं है पंजाब में। दूसरी बात यह है, जो दूसरी बात आपने की, कि हम दोनों जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मुखालिफ पार्टीज थी, और हमें किसी वजह से भी, अब वो भी एक लंबी डिबेट है, पहले भी मैंने आपसे बात की कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को कुर्बान कर देती है और मुल्क की मफाद में फैसला कर देती है, आगे लोग उसको जो है जिस रंग में भी ले जाएं। तो वो जो नून लीग के साथ इकट्ठे होके हम बैठते रहे, उस पे एक स्पेस क्रिएट हो गई, और वो स्पेस जो है वो पीटीआई ने फिल कर ली। और पीपल्स ज्यादातर पंजाब में जो है वो सियासत भी जो है वो मुखालफत की है। पंजाब के लोग जो है वो स्टेज पे चढ़ के जब तक आप मुखालिफ को रगड़ा नहीं लगाएंगे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो वो जो मौला जट वाली सियासत है, एक कल्चर भी है। आप देख लें कि सबसे पॉपुलर जो हीरो है वो मौला जट है पंजाब का। इसी तरह और बहुत सारे मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। तो जब हमने वो जगह छोड़ दी और हम मिल के बैठ गए, वो जगह पीटीआई ने फिल कर ली, और पीटीआई उसी जिद से उसी जगह अब खड़ी हुई है, चाहे मुल्की मफाद हो, जो कुछ भी हो, उन्होंने अपना स्टैंड वहीं पे वो रखा हुआ है। और पीपल्स पार्टी को अब बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आई। अभी ये आप देखें ना, तो इलेक्शन जो हमारा 24 वाला था वो 13 और 18 से बहुत बेहतर था। इसमें जो है वो जनूबी पंजाब से तो अच्छी सीटें भी आई, और कुछ सीटों पर हम 100, 200, 300, 500 वोटों से आ रहे हैं। कुछ सीटों पर बड़े अच्छे वोट लिए। नदीम अफजल चंद साहब का देख लें, कायरा साहब ने बड़े अच्छे वोट लिए जी। नहीं, ये जो है ना सेंट्रल पंजाब, इसमें तकरीबन 10 से ऊपर लोग हैं कि जिन्होंने अच्छे काबिल इज्जत वोट लिए हैं। मतलब 50,000 से ऊपर, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 तक, 95,000 तक। पिछली दफा 3 लोग थे जिन्होंने 40,000। इस दफा वो ज्यादा है। इस दफा 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने 70-80,000 वोट लिए। आपने उस गैप की बात की जो कि तहरीक इंसाफ ने फिल कर लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी से उस वक्त मिसकैलकुलेशन हुई थी। जरदारी साहब का यह ख्याल था कि तहरीक इंसाफ का मजबूत होना जो है वो पीपल्स पार्टी को फायदा देगा और नून लीग का वोट उधर डैमेज होगा, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। नहीं, उस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी पुराना जो बीबी के टाइम पे या हमारा जो तजर्बा था वो ये था कि जब ट्राईएंगुलर फाइट हो तो पीपल्स पार्टी निकल जाती है। हम उसी में थे कि ये ट्राईएंगुलर फाइट होगी तो पीपल्स पार्टी निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने 13 में पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग में और पार्टी मीटिंग्स में मैंने इसकी मुखालफत की, और मैंने कई दफ़ा ये कहा कि ये जो हमारी सोच है ये ठीक नहीं है। अब वो वाली ट्राईएंगुलर फाइट नहीं है। अब हमारे लोग जो हैं वो पीटीआई में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो नून लीग के साथ बैठना नहीं चाहते। उस वक्त बड़ी सख्ती थी, अभी तो फिर हमारे पार्टी वर्कर्स ने एडजस्ट कर लिया, अभी इस चीज़ को समझ लिया कि मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, तो फिर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना नून लीग को किसी सूरत में पीपल्स पार्टी का वर्कर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, जब आप गवर्नर बने, एक तो ये कि क्या ये अनएक्सपेक्टेड सा फैसला था आपके लिए भी, अचानक था? क्योंकि आपका नाम इस तरह से, आपसे पहले 2-3 नाम चल रहे थे, बड़े मजबूत चल रहे थे, लेकिन अचानक ही आपका नाम जो है वो जरदारी साहब। नहीं, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे अंदाजा था। अच्छा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए था, 90% के लिए था कि मेरा नाम किसी जगह आ नहीं रहा था। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मीडिया पे नाम चल रहे थे तो मैं उस वक्त हैरान हो रहा था कि मीडिया को तो बिल्कुल पता ही कोई नहीं है। हालांकि हमारा मीडिया जो है वो बड़ा जो है आंखें खुली रखता है और कान भी खुले रखता है, लेकिन मैं उस पर हैरान हो रहा था कि बिल्कुल किसी तरह इन्हें पता ही नहीं है। जो मीडिया पे नाम चल रहे हैं मेरे ख्याल में वो नाम नहीं है जो मुझे अंदाजा था। अच्छा। लेकिन बस मीडिया पे चलता रहा। मीडिया के जो है वो उनके अपने सोर्सेस थे कि क्या उन्होंने किधर से वो नाम लिए। मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर 90%। अच्छा, ये फैसला जरदारी साहब का था, बिलावल साहब का था,
क्या या कंसल्टेशन हुई और उसके बाद आपका नाम? ये ना पूरी पार्टी का फैसला था और पार्टी क़यादत जो सीनियर क़यादत है उन सब का फैसला था। उसमें बिल्कुल सबसे जो है वो मशवरे के बाद ही ये सारा कुछ किया गया। अच्छा। अब जो फ्रंट लाइन की क़यादत है, फर्स्ट लाइन की, उनमें तकरीबन सबसे जो है वो उस पर मशवरा किया गया। पार्टी क़यादत ने, जरदारी साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी, अदी फरियाल साहबा ने भी, सब ने जो है वो मशवरा किया हमारी जो फर्स्ट क्लास क़यादत है उसके साथ। अच्छा, उसके साथ वो मशवरा और वो करके सारा फिर बाकी ये है कि सबका हक है, कोशिश तो सबकी होती है कि अल्लाह उसे इज़्ज़त दे और उसके लिए अपना एफर्ट भी करना चाहिए। मैं तो वैसे ही मलंग बंदा हूँ, मैंने तो ना किसी को कहा, ना कोई लॉबिंग की, ना मैंने किसी सीनियर क़यादत से रिक्वेस्ट की कि मुझे बनाया जाए, ना मैंने अपनी जो बिलावल साहब हैं या जरदारी साहब हैं ना उनसे कहा। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने देखा कि मुझे इस काबिल समझा कि अपना अटक से उठा के मुझे वो लाहौर में बिठा दिया। हालांकि अटक दूसरा कोना है और ज़्यादातर हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि अटक पंजाब में है या केपी में है। बहुत सारे लोग अटक को केपी में ही समझते हैं। अच्छा, तो वो भी ज़रूर हैरानगी हुई कि केपी का गवर्नर जो है वो पंजाब में आ गया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गवर्नर पंजाब से ये गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब में आपका खैर मकदम है और आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं गवर्नर पंजाब। अटक में किसी ज़माने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद जो है मामला जिस तरह नॉर्मली सेंटर पंजाब और जीटी रोड पे हुआ, अटक में पीपल्स पार्टी का ना स्ट्रांग तो आप उसको स्ट्रांग होती भी थी और उतनी नहीं भी होती थी, क्योंकि भुट्टो साहब के टाइम पे भी ना पीपल्स पार्टी जब वो तूफान था उसमें 2 MPs की सीटें निकाल सकी थी अटक से जुल्फकार भुट्टो शहीद के पहले इलेक्शन में 70 में, तो उस वक्त भी 2 MPs की निकली थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो गरीब लोग हैं अक्सरियत पीपल्स पार्टी का वोटर था। लेकिन अटक जो है जागीरदारों का ज़िला है, वडेरों का ज़िला है, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी उस तरह से अपनी वो सीटें नहीं ले सकती थी, लेकिन वोट बहुत अच्छे लेती थी और फ्री वोट था कि आम सा बंदा भी अगर आपने खड़ा कर दिया तो 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार वो आराम से ले जाता था। तो अब वो वाली बात पूरे पंजाब में क्योंकि नहीं रही, लेकिन अटक में अब भी बेहतर है। और इस दफ़ा भी अटक में हमारे जो MPs हैं, MNAs हैं, 3-4 सीटों पे हमने बहुत अच्छे वोट लिए हैं। मेरी MNA वाली सीट पे अच्छे वोट थे, मेरे साथ नीचे 2 MPs थे, उनके 30 हज़ार थे, 25 हज़ार थे, अच्छे वोट थे मतलब है उसमें। तो अगली बार हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी अटक से अच्छा रिजल्ट देगी। आखिर में गवर्नर साहब ये बताएगा कि अदरवाइज क्या मसरूफियात है? अब तो आप गवर्नर भी बन गए हैं, पहले सियासत और वो तो जिम वगैरह जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई खेलते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं? देखिए अभी तो मसरूफियात जो हैं वो ज़्यादा मैं फंस गया हूँ, तो वो वाली मसरूफियात मैं शायद नहीं रख सका। लेकिन पहले जो है मैं एक तो फुल टाइम मैंने सियासत की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था, सिफर से मैंने स्टार्ट किया पहले ज़िला कौंसल के इलेक्शन से। तो 97 से जून में शुरू हुआ 2024 तक, ये नहीं कि कोई ब्रेक आया। और शुरू से पीपल्स पार्टी? शुरू से पीपल्स पार्टी। 8:30 बजे मैंने डेरे पे आना है और फिर सारा दिन फिरना है पहले। और ये भी अल्लाह का मेरे पे फजल था कि मुशर्रफ गवर्नमेंट भी हो, तो सुबह जब मैं डेरे पे आऊँ तो 50-100 बंदा ज़रूर मेरे पास आता था, सारे गरीब लोग। उन्हें तवक्को होती थी कि काम हो ना हो हमारी बात कम अज़ कम सुनी जाएगी। तो उसमें भी मैं टाइम ज़रूर निकालता था। पहले तो मैं जो है वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था। अच्छा। स्कूल में मैंने जो है वो, तो आपको PTI में जाना चाहिए। हाँ, PTI में बस नहीं जा सके होंगे क्योंकि शुरू से ही पीपल्स पार्टी में थे। अच्छा। PTI ने मुझे ऑफर की है 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में। अच्छा। टिकट के लिए, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो स्कूल टाइम की मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा वैसे ही मैंने शुगल के तौर पे जो है हॉकी की जो स्कूल की टीम सी, सर सैयद स्कूल में मैं पढ़ता था पिंडी माल रोड पे, फुटबॉल की और क्रिकेट की, तीनों में मैंने ट्रायल दिए, तीनों में मैं सिलेक्ट हो गया। अच्छा। हाँ, फिर मैंने आगे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं छुट्टियों में गांव चला जाता था, उन्होंने छुट्टियों में प्रैक्टिस करानी होती थी, लेकिन टैलेंट था। तो क्रिकेट तो मैं जब ज़िला कौंसल का इलेक्शन लड़ा तो मेरी बिरादरी के जो बड़े थे उन्होंने कहा कि बस अब तू मेहरबानी कर क्रिकेट छोड़ दे कि
तू लड़कों के साथ खेलता रहता है तो फिर हमें वोट कौन देगा। वो कहेंगे ये हर दफा बल्ला उठा के उधर पे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से क्रिकेट छोड़ी। अच्छा। अभी उसके बाद भी मैं जिम प्रॉपर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मौका मिले वो करता था बड़ा प्रॉपर तरीके से, और जिम भी घंटा डेढ़ 2 घंटे सही रगड़ा लगाता था। अच्छा। और साथ जो है वो मेरा बड़ा पसंदीदा है ये ट्रेल पे, कभी मैं ट्रेल 3 पे चढ़ा जाता हूँ, कभी 5 पे जाके 3 से उतर आया। तो सर्दियों में लाहौर में तो इस तरह के ट्रेल्स हैं नहीं। हाँ सर्दियों लाहौर में तो जिम ही करना पड़ेगा, ट्रेल्स तो नहीं है, लेकिन पार्क्स वगैरह अच्छे हैं। और सर्दियों में शिकार जो है वो हमारे देहाती बंदे हैं, हमारा वो होता था, उसमें 8 10 12 14 किलोमीटर दिन को वॉक होगी। शिकार में भी ना मैं शिकार जाता था सिर्फ वॉक की नीयत से। अच्छा। और मेरे गांव वालों को पता है कि जब उधर से मैं वापस आता था तो रास्ते में गली से पैदल आना पड़ता था ना, तो मेरे पास जो शिकार की कोई परिंदा चीज होती थी, रास्ते में जो मिलता था जो कहता था मैं उसको दे आता था। अच्छा। वो मुझे ये शौक नहीं थी उनको खाने की। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के अलावा 2-3 ऐसे लीडर्स बताएं जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो। पीपल्स पार्टी के अलावा? हाँ, मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा मुतासिर करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। एक बंदे की अपनी सोच होती है ना, लेकिन हैं अच्छे लोग हैं हर पार्टी में, अच्छे लोग जिनमें आप समझते हो कि वाकई लीडरशिप स्किल्स काफी स्ट्रांग हैं। अभी मेरे जहन में मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ जहन में। अच्छा। कि मैं जो है वो किसके बारे में ये कहूँ, लेकिन ईमानदारी से मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा कि मुझे कोई ऐसा हो जिससे मुझे ये तवक्को हो कि ये जो बंदा है इसमें लीडर। चले मैं दूसरी तरफ से सवाल करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, वो 5 साल पहले वाला बिलावल और आज के बिलावल में कोई फर्क देख रहे हैं आप? देखिए 5 साल पहले और आज के में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं वुज़ू में आपके सामने बैठा हूँ, कि बिलावल साहब जब पहली दफ़ा एक्टिव हुए ना, तो मैं इस सोच में था कि अगर जिस तरह का प्रोपेगेंडा है और बातें हैं कि अगर बिलावल साहब में वो पीपल्स पार्टी वाला जो एक जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला जो करिश्मा है वो ना हुआ, या अपना उनकी शख्सियत ऐसी ना हुई, या मैंने ये महसूस किया कि मुल्क के लिए उनका विजन नहीं है, या उनमें वो वाला करंट नहीं है, तो मैं जो है वो पार्टी छोड़ दूंगा और साइड पे होके बैठ जाऊंगा। अच्छा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई इसमें मेरी नहीं है। लेकिन मैं पहली दफ़ा बिलावल साहब को मिला, 2 दफ़ा 4 दफ़ा, तो मैंने ये महसूस किया कि ये बिलावल भुट्टो जो है वो हकीकी लीडर है, और ये उस तरह अभी लोगों के सामने नहीं आ सका बिलावल साहब को। एक तो इस पे लोग बहुत सारी बातें करती हैं, तो मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ ना, ये जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का ख़ानदान है ना, जब भुट्टो साहब आए ना, आप तो बड़े छोटे थे, हम भी छोटे थे, लेकिन हमने जो सुना तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी बड़े फतवे लगे और उनको कहाँ कहाँ पहुँचाया गया। लेकिन जब अब वो शहीद हो गए, तो आज आप पूरे पाकिस्तान से पूछे ना, तो 99.9% बंदे कहेंगे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो तो जो है वो बड़ा अजीम लीडर था। कोई ये नहीं कहेगा कि वो लीडर। इमरान खान किसी को मानते ही नहीं है, और वो भी जब बात करेंगे इमरान खान साहब तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की बात करते हैं, उनको सारे मानते हैं। लेकिन अगर आप तारीख पढ़ें तो जब वो जिंदा थे तो ये सारे उनके पीछे लगे हुए होते थे, शिस्ट है, फलाना है, ये है, वो है। फिर बीबी आ गई तो वही उन्हीं लोगों की जो थी एक तबका ख़ास, उन्होंने बीबी के बारे में को क्या क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए कि जी मुल्क दुश्मन है, इंडिया की एजेंट है, इसको कोटा प्लांट, हम कॉलेज में पढ़ते थे, कोटा प्लांट का दौरा ना कराया जाए, ये सारा कुछ बेच देगी, ये एजेंट आ गई है, फलाना हो गया, फलाना हो गया। और जब बीबी शहीद हो गई तो वही लोग उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी लीडर थी, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बिल्कुल वाकई थी, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। बिलावल भुट्टो आए तो उनके खिलाफ भी क्या क्या मजाक, क्या क्या उनके बारे में बातें, क्या क्या उन्होंने लोगों ने नहीं की।
लेकिन मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि बिलावल भुट्टो ने इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो इंशाल्लाह बनना है, ज़रूर बनना है, अल्लाह इंशाल्लाह बनाएगा। और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि उससे बेहतर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा। और आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो में लीडरशिप है। मैं इस वजह से कि जब शुरू में बिलावल साहब आए थे ना, तो उर्दू भी नहीं बोल सकते थे प्रॉपर और इंग्लिश, और वो बैठा, तो मैंने 2-4 जगह पे ये नोट किया कि जो बातें हम, मेरे मामलात जो अटक के किसी कोने में होते थे ना, तो इन्हें इधर बैठ के भी पता होता था कि फलां जगह ये हुआ। चले। और जो बंदा एक आता था कोई चूना लगाने के जमा तफरीक, तो इस मेरे लीडर को पता होता था कि ये सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक मेरे साथ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि बिलावल भुट्टो जो है वो इंशाल्लाह इस मुल्क का हकीकी लीडर है। गवर्नर पंजाब जनाब सुल्तान सलीम हैदर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।